एक कदीम ज़माने की बात है। इराक के खूबसूरत शहर पर एक नौजवान शहजादा शायान हुकूमत करता था। वो शहर के बीचों बीच वाक़ई एक शानदार महल में रहता था। इसी महल की दीवार के साथ एक खुशहाल किसान और सब्जी फरोश अली का घर था। इसकी 3 बेटियां थीं, अलिया, सारा और जोया। तीनों बेहद हासिन थीं, मगर सबसे छोटी जोया में कुछ खास बात थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई अक्लमंद और होशियार भी थी। उनके वालिद अली एक खुशहाल आदमी थे, जिनके ज़रखेज़ खेत दरियाए बर्दी के किनारे तक फैले हुए थे, जहां बेहतरीन गंदुम की फसल उगती थी। हर साल मौसम बहार में दरिया में तूफ़ान आती और जब पानी कम होता तो ज़रखेज़ मिट्टी की नई तह पीछे छोड़ जाती। इसी खुशकिस्मती से अली हर साल अच्छी गंदुम उगाकर इराक के बाजार में अच्छे दामों बेचता था। शहजादा शायान जवान था, मगर हुकूमत के कामों का ज़्यादा तजर्बा नहीं रखता था। कुछ लोग इसे मगरूर समझते थे और वो वाकई खुद को बुलंद मर्तबा इंसान समझता था। जब वो रेशम और ज़रबाफ्त के कपड़े पहनता तो इसकी शान देखने वाली होती, पगड़ी चमकती, तलवार जगमगाती और उसकी आंखों में अजब जुज़ाबैत होती। कभी कभी शहजादा महल की आसाइश से तंग आ जाता और चाहता कि आम लोगों की जिंदगी देखे, मगर महल के आदाब इसके रास्ते में रुकावट थे। वो अक्सर महल के पास बैठता और गुजरने वालों को देखता रहता। काफिले, मजदूर और बाजार के हुजूम इसे दिलचस्प लगते। हर सुबह वो अली की बेटियों का इंतजार करता। जब वो तालीम के लिए निकलती तो शहजादा उनकी राह तकता। उनके चेहरों पर नीले निकाब होते, मगर आंखों से उनकी खूबसूरती झलकती। शहजादा खुश होकर कहता, ए अली की बेटियों, तुम सबको मेरा सलाम। अलिया अदब से आगे बढ़कर जवाब देती, वालेकुम अस्सलाम शहजादे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। सारा भी सलाम का जवाब देती, मगर जोया खामोश रहती और हमेशा एक तरफ हो जाती। शहजादे को इसकी खामोशी गिरां गुजरी और वो सोचने लगा कि ये कैसी लड़की है जो मुझे नज़रअंदाज करती है। एक दिन इसने कहा, जोया, तुम्हारे वालिद की फसल कैसी रही? जोया ने बेबाकी से जवाब दिया, तुम जैसे आली मकाम शहजादे को एक आम किसान की फसल से किया लेना देना। मिस्र की बाड़ियाँ कहा करती थी कि मर्द हमेशा इसी चीज़ का ख्वाह होता है जो इससे दूर भागे, और वाकई जितना शहजादा जोया के करीब आने की कोशिश करता, वो इतनी ही महारत से दूर निकल जाती। अब शहजादा शायान एक अजीब कश्मकश में गिरफ्तार था और हर वक्त यही सोचता रहता कि आखिर वो मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं देती। काफी दिनों तक गौर और फिक्र के बाद जब वो इसे अपनी तरफ माइल न कर सका तो गुस्से से भर गया और हुक्म दिया कि जोया के वालिद अली को दरबार में बुलाया जाए। जब अली आया तो शहजादे ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी लड़की बदतमीज है और चूंकि तुम उसके बाप हो, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। 3 दिन बाद तुम दोबारा महल में आओ और जैसे ही तुम मेरे सामने आओगे, तुम्हें एक ही वक्त में हंसना भी होगा और रोना भी। अगर ऐसा न किया तो तुम्हारा सारा माल और असबाब जब्त कर लिया जाएगा। अली घर वापस आया तो बहुत परेशान था। जोया ने फौरन पूछा कि अबू जान इतने गमगीन क्यों हैं? अली ने सारा माजरा सुनाया। जोया मुस्कुराई और बोली, अब बिल्कुल फिक्र न करें अबू जान। आप एक प्याज लीजिए, इसके टुकड़े कीजिए और जब महल जाएं तो उन टुक को नाक के करीब छुपा लीजिए। शहजादे के सामने जाने से पहले थोड़ा सा प्याज का रस आंखों पर रगड़ लीजिए। आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगेंगे और फिर शहजादे को देखकर हंस दीजिए। 3 दिन बाद अली ने बिल्कुल ऐसा ही किया। शहजादे को देखते ही वो हंसने और रोने लगा। प्याज के असर से आंसू धारों की सूरत बा रहे थे। शहजादे हैरान रह गया कि ये तरकीब अली को कैसे सूझी और फौरन समझ गया कि ये जोया ही की अक्लमंदी है। मगर शिकस्त तस्लीम करना इसका शेवा न था, इसलिए इसने दूसरा हुक्म सादिर किया, 3 दिन बाद तुम फिर यहाँ आना, मगर जब तुम मेरे सामने आओगे तो एक ही वक्त में तुम्हें नंगा भी होना पड़ेगा और कपड़ों में मलबूस भी। अली ने घर आकर अपनी लड़कियों से कहा कि अब तो अल्लाह ही हाफिज है। छोटी जोया ने बाप के बाजू तेपते पाई और बोली, ये बहुत आसान है। दरियाए बर्दी के किनारे जाएं और किसी माही गिर से एक बड़ा जाल ले आएं। इसी जाल से मैं आपके लिए एक बड़ा लिबास बना दूंगी जिसे पहनकर आप सर से पांव तक ढक जाएंगे। इस तरह आप लिबास में मलबूस भी होंगे और जाल के सुरा से जिस्म दिखाई देने के बाइस नंगे भी नजर आएंगे। यूं शहजादे को एक बार फिर शिकस्त हुई और वो समझ गया कि जोया बेहद होशियार भी है। इसने तीसरा हुक्म दिया,
3 दिन बाद तुम फिर दरबार में हाजिर होना, मगर इस बार तुम बैक वक्त घोड़े की सवारी भी करते रहना और पैदल भी चलते रहना। ज़ोया ने पहले ही जवाब सोच रखा था। इसने कहा, इसके लिए हमें एक कम उम्र खच्चर के बच्चे का इंतज़ाम करना होगा जिस पर आप सवार होंगे और आपके पांव ज़मीन को छूते रहेंगे। 3 दिन बाद जब अली महल में हाजिर हुआ तो वो एक छोटे खच्चर के बच्चे पर सवार था। शहजादे ने इसे देखकर चेहरा फेर लिया, मगर इस बार वो पहले जैसा गुस्सा जाहिर न कर सका। ज़ोया ने फैसला कर लिया कि वो शहजादे को सबक सिखाएगी। वो एक हथियारों की दुकान पर गई और ऐसा लिबास बनवाया जो पतला हो मगर इसमें बहुत से घुंघरू जुड़े हों। सर पर बड़ा रुमाल बांधा, बाल छुपाए ताकि वो सहरा का कोई शेख लगे। हाथ में एक बड़ा डंडा लिया। जब वो इस हुलिये में चली तो गिना गिरुआहे की आवाज़ से महल के नौकर और मुलाजमीन मेज़ों और कुर्सियों के नीचे छप गए। ज़ोया सीधी इस कमरे में दाखिल हुई जहां शहजादा शायान नाई के पास बाल कटवा रहा था। शहजादा और नाई दोनों डर कर हक्का बका रह गए। ज़ोया ने आगे बढ़कर नाई की गिराई हुई कैंची उठाई और शहजादे की पुश्त और दाढ़ी के आधे हिस्से को तराश कर वहां से गायब हो गई। अगली सुबह जब ज़ोया ने महल के फाटक से गुजरते हुए शहजादे को तंजना पूछा कि तुम्हारी आधी दाढ़ी कहाँ है, तो शहजादे को हकीकत समझ आ गई कि वो सब कुछ ज़ोया ही ने किया था। आखिरकार इसने हार मानते हुए अली को बुलाया और कहा, तुम्हारी बेटी ज़ोया बहुत चालाक है, मैं इसे महल की शहजादी बनाना चाहता हूँ। शादी की तैयारी मुकम्मल हो गई। शादी से एक दिन पहले ज़ोया ने आटे और शहद की एक गुड़िया बनवाई जो हूबहू इस जैसी दिखाई देती थी। इस मीठी गुड़िया को दुल्हन के बिस्तर पर मच्छरदानी के अंदर लिटा दिया गया। ज़ोया खुद कमरे के एक कोने में छप गई। शहजादा शायान अंदर आया और दुल्हन को देखकर अपनी कमर बंद से खंजर निकाला। इसने खंजर की नोक से गुड़िया के दिल में वार कर दिया। जब गुड़िया के टुकड़े नीचे गिरे और एक टुकड़ा शहजादे के होंठों से लगा तो इसने चखा, वो मीठा निकला। शहजादा चीख उठा, हाय मेरी प्यारी ज़ोया, जब तुम जिंदा थी तो कड़वी बातें करती थी, और अब जब तुम मर गई हो तुम में मिठास है। ये देखकर ज़ोया का दिल पिघल गया, इसका गुरूर खत्म हो गया। वो पर्दे के पीछे से निकली और बोली, प्यारे शहजादे, मुझे मुआफ़ कर दो, अब सब भूल जाओ, आओ हम दोनों मिलकर खुशी से रहें। शहजादे ने खुश होते हुए कहा कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। यूं दोनों हंसी खुशी रहने लगे और महल में अमन और मोहब्बत छा गई।